गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा इस पेपर से अंतिम टॉपिक गरीबी निवारण अर्थात निर्धनता उन्मूलन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, वैसे ये जो टॉपिक है मूलतः एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अर्थशास्त्र का विषय है, लेकिन इसको हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पेपर में रखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। कारण हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो हम ये भी समझना जरूरी है हमें कि हमारे देश के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हमने राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीति में जो जातिवाद है, इसके बाद में आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती कोई है वो है देश की निर्धनता, देश की गरीबी। इस गरीबी का निवारण कैसे किया जा सके, क्योंकि हम सभी को पता है, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको मैंने कई बार बताया भी है कि हम एक ब्रिटिश उपनिवेश, एक लंबे दौर से गुलाम राष्ट्र के रूप में अपने रहे हुए हैं, और आज़ादी के बाद से देखें तो हम आंतरिक चुनौतियों से बहुत घिरे हुए थे। हमारे पास रोजगार, शिक्षा, गरीबी, न जाने कितनी चुनौतियां थी जिनसे हमें सामना करना पड़ रहा था। तो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती बना हुआ है कि देश में जो गरीबी है उसको बिल्कुल समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न नीति निर्माण और रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा मोह करके तथा लोगों की जो आधारभूत सुविधा है उनमें सुधार करके सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा और जो भी इससे संबंधित क्षेत्र हैं उसके संबंध में सरकार द्वारा प्रयत्न करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसलिए हम आप सभी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो चुनौतियाँ हैं उसमें से गरीबी निवारण एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके लिए कैसे क्या है, तो आज हम समझेंगे थोड़ा उसका एक कंसेप्ट के बारे में कि आखिर गरीबी क्या होती है, तथा इसका जो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है उसको समझते हैं। फिर उसके बाद में व्यवहारिक तौर पे आएंगे कि गरीबी के क्या कारण हैं, गरीबी को कैसे समाप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजना अनेकों हैं, सैकड़ों हैं, हर समय बनती रहती हैं। और आपको पता ही होगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से ये जो महामारी का दौर चल रहा है, तो हमारे केंद्र सरकार द्वारा इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। तो ये सब आप चाहें तो इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हो, क्योंकि गरीबी निवारण के लिए जो भी कल्याणकारी योजना होती है उसमें इसके इंक्लूड मानी जाती है। लेकिन सबसे थोड़ा इससे पहले अपन देखेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच इसका, जिसमें समझते हैं कि गरीबी क्या होती है, गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, किसको किस प्रकार से देखा जाता है, समझा जाता है। और हमारी भारत सरकार ने और हमारा जो योजना आयोग रहा हुआ है, जिसको 2015 से नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन इसने जो किया है उसके संबंध में हर बात को अपन स्पष्ट करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि गरीबी है उसको अपन दो अर्थों से समझ सकते हैं। एक निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। अब निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, तो देखो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी का अर्थ है कि उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वे अपने न्यूनतम भरण पोषण को नीचे के स्तर पर रह रहा है। मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी जो इनकम है या उनका जो इनकम के अकॉर्डिंग जो उपभोग होता है, व्यय होता है, इनकम और उपभोग इतना कम है कि वो कम से कम न्यूनतम जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक स्तर होते हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो उसको ज़रूरत है, जैसे रोटी कपड़ा मकान वाली बात है ना, वो भी पूरी तरह से उसकी आधारभूत सुविधा जुटाने में असमर्थ है। आई बात समझ में, उसको कहेंगे अपन निरपेक्ष गरीबी। या फिर अन्य शब्दों में कहेंगे गरीबी से अर्थ है कि मानव की आधारभूत आवश्यकताएं, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा इत्यादि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं और सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थ है, तो वो माना जाता है कि वो गरीब है। क्या है, वो गरीब है। तो ये जो इस प्रकार की जो गरीबी होती है वो निरपेक्ष गरीबी के रूप में अपन समझ सकते हैं। आई बात समझ में कि जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है उसे हम गरीब कह सकते हैं। और भारत में गरीबी का जो अर्थ है उस निरपेक्ष गरीबी से है जिसे सामान्य शब्दों में गरीबी के नाम से पुकारा जाता
हैं वो इसी प्रकार से, लेकिन उसको एक नॉर्मली जनरलाइज वर्ड में अपन बात करें तो उसको गरीबी या पॉवर्टी के नाम से जान सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि गरीबी कहाँ से आरंभ होती है। इसका उत्तर ये है कि गरीबी के लिए कुछ न्यूनतम वस्तुओं सेवाओं को निर्धारित करना पड़ता है। अब ये समझना ये जरूरी है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि उसको रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, या फिर रहने के लिए आवास नहीं है, तो कह सकते हैं गरीब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसको प्रॉपर ढंग से इसकी स्टडी करने के लिए हमें उसको प्रॉपर ढंग से कुछ मापदंड या मानदंड निर्धारित करने पड़ते हैं, जिससे उसको पता चले कि ये गरीबी का क्या स्तर है और गरीबी से ये किस स्तर पर, यहाँ जो कौन से स्तर पर ये मतलब स्थित है, ये जानकारी के लिए कुछ उसमें मापदंड बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो समझिए कि यदि वे न्यूनतम वस्तुएं भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती हैं, अगर जो जरूरत हैं जिनके बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता, तो जो जरूरत हैं ऐसी वस्तुएं भी उसे नहीं मिलती हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वह गरीबी रेखा से भी नीचे की स्तर पर रह रहा है। किससे? गरीबी रेखा से भी नीचे की है। इसको अपन आमतौर पे कहते हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, और शॉर्ट में बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन अर्थात बीपीएल। कि जो बीपीएल वो है जो अपनी बिल्कुल गरीबी रेखा से भी नीचे स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन बीपीएल परिवार कह सकते हैं। यदि उसको भी न्यूनतम वस्तु और सेवा मिल जाती तो कहते हैं कि गरीबी रेखा के बराबर है। अगर मान लिए कि हाँ उसको भोजन है, आवास है, उसको रोजगार मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि बस ठीक है अपने जीवन यापन कर रहा है, वो भूखे नहीं मर रहा है, तब तो उसको क्या कहेंगे कि उसको ये गरीबी रेखा के आसपास जीवन जी रहा है। और जब किसी व्यक्ति को उस न्यूनतम स्तर से अधिक वस्तुओं और सेवाएं मिलती हैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे कि ये गरीबी रेखा से ऊपर है। इसको अपन कहते हैं अबोव पॉवर्टी लाइन अर्थात एपीएल। आई बात समझ में? उसको अपन कि जिसकी जो सुविधा है वो सब कुछ मिलती जा रही है, तो उसको फिर अपन गरीब नहीं कह सकते। आई बात समझ में? तो हमने ये बीपीएल और एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबोव द पॉवर्टी लाइन, ये दोनों को स्पष्ट किया। तो इस प्रकार गरीबी का जो निरपेक्ष गरीबी से आशय है कि उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है और जिससे वे परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है। आई बात समझ में? यह क्या कहलाती है? निरपेक्ष गरीबी। एक होती है सापेक्ष गरीबी अर्थात रिलेटिव पॉवर्टी। इसका अर्थ अपन समझें तो तुलनात्मक रूप से आय की असमानताओं से होता है। जो इनकम होती है उसकी इनइक्वलिटी से होता है। मतलब जब दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो उसमें भारी अंतर करते हैं। इस अंतर के आधार पर हम गरीब और अमीर देशों की तुलना करें कि ये गरीबी सापेक्ष होती है। मतलब इस सापेक्ष गरीबी में क्या होता है कि कंपेयर होता है, तुलना होती है कि भारत के जो गरीब हैं उनकी आय अमेरिका की, या फिर जो एक देश की दूसरे देश, एक तीसरे देश या कई देशों के समूह की जो एक इनकम जो कंपेयर की जाती है, तो वो किसमें अपन समझ सकते हैं? वो रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो ये जब एक देश से बाहर निकलकर अन्य देश के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो सापेक्ष है। लेकिन हमें मूलभूत तौर पे समझना है निरपेक्ष गरीबी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सबसे किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है ये कि इसका कैसे निवारण किया जा सके। ठीक है, अब ये तो हमने स्पष्ट कर लिया कि आंतरिक तौर पे निरपेक्ष गरीबी के संबंध में सब कुछ अपन टोटल बातें। अब हम ये स्पष्ट करेंगे कि भारत में जो गरीबी की परिभाषा है, मैं आपको बताया कि मैं सैद्धांतिक जो फैक्टर हैं उनको स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर अपन व्यवहारिक तौर पे आएंगे। तो इस भारत में जो गरीबी है इसको कैसे परिभाषित किया गया है? विभिन्न आयोग, विभिन्न समिति, सरकार के संगठन और जो भी एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा, तथा इसके संबंध में क्या क्या आपने जो अपने जो फैक्ट दिए हैं, सिफारिश दिए, उनके संबंध में कुछ अपन बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो गरीबी है उसको पौष्टिकता या पौष्टिक आहार के आधार पर की जाती है कि एक व्यक्ति को न्यूनतम अपना संतुलित भोजन मिले। संतुलित भोजन की जो बात की गई है उसी के आधार पर गरीबी की परिभाषा को उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में जो योजना आयोग है उसने सबसे पहले यदि मतलब अपनी परिभाषा को स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, गांव में रहने वाले व्यक्ति को अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहर में रहने वाले व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रतिदिन
नहीं मिलता है तो वह माना जाएगा कि वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। गांव में रहने के लिए 2400 कैलोरी और शहर में रहने के लिए 2100 कैलोरी। अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जी रहा है। आई बात समझ में? माने उसको एक पौष्टिक संतुलित भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। ये योजना आयोग की अपना एक मापदंड था। फिर भारत में देखते हैं कि गरीबी के नवीन आंकलन के लिए सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित की गई थी, एक समिति गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी। अब इस गरीबी रेखा को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपना जो एक महीने का जो खर्च होता है उसमें जो उसका उपभोग होता है, व्यय होता है, उसके आधार पर उसको परिभाषित किया गया। तो ये जो राशि है उसको 2004-05 में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मापदंड करके तय की गई थी। लेकिन हम इसका ये जो आधार वर्ष 2011-12 मानकर बात करें तो इन्होंने ग्रामीण के लिए 816 रुपये और शहरों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया था। यानी 816 रुपये रूरल यानी ग्रामीण और 1000 रुपये यानी यू मतलब अर्बन यानी शहर के लिए निर्धारित किया था। फिर आप देखेंगे कि पुनः एक बार समीक्षा करने के लिए 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अब इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी थी, इसमें भी उन्होंने ये बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि आधार वर्ष 2011-12 को मान के ये बताई थी कि 972 प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय होता है, 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय को गरीबी रेखा का आधार माना गया कि इससे या इससे कम होता है तो वो गरीब माना जाएगा। बात समझ में आएगी? तो इस प्रकार से ये रंगराजन समिति की अपनी एक रिपोर्ट थी जिसमें ये गरीबी को आधार मानते हुए बताया। अब जो रंगराजन समिति थी उसने भारत में जो 2011-12 में गरीबी का अनुपात बताया था वो था 29.5, करीबन ये समझो 30% के पास था। जबकि तेंदुलकर समिति ने जो बताया था वो उन्होंने 21.9 के आसपास बताया था। सब राज्यों के अलग अलग गरीबी का अनुपात है। आप देखेंगे जैसे छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है, झारखंड है, वहाँ ज़बरदस्त आपको मध्य प्रदेश में, बिहार में गरीबी का बहुत बड़ा आपको 40, 47, 45 के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की, केरल की, दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की बात करें तो वहाँ आपको बहुत कम अनुपात मिलेगा। इसलिए अगर आप बात करें कि देश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है तो छत्तीसगढ़ में 47.9 और सबसे कम है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ 6% से भी कम है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा अलग अलग जो कमीशन अर्थात जो समिति गठित की थी, कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने अपनी जो सिफारिशें दी उसके संबंध में ये सब अपने अपने जो आंकड़े थे वो मैंने आपको कुछ रूबरू करवाए जो परीक्षा की दृष्टि से कभी भी कुछ तथ्यात्मक जानकारी के लिए पूछे जाएँ तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि गरीबी और विकास में क्या अंतर संबंध है, क्या एक दूसरे के विपरीत है, कैसे क्या अंतर्द्वंद है, अपन समझते हैं। देखिए कि जब किसी देश में विकास होता है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी देश में विकास होता है तो उस देश में गरीबी धीरे धीरे कम होने लगती है। गरीबी और विकास के दोनों जो अपने जो पैमाने हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। विकास होगा तो विकास का एरो ऊपर की तरफ जाएगा और गरीबी का एरो नीचे की तरफ आएगा, एक दूसरे के विपरीत एरो होंगे। ठीक है, तो जब किसी देश का विकास होता है तो उस देश में गरीबी धीरे धीरे कम होने लगती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ने लगता है, राष्ट्रीय आय बढ़ने लगती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जा सकता है कि गरीबी और विकास एक दूसरे से संबंधित है। विकास बढ़ेगा तो गरीबी घटेगी, ये बिल्कुल तय है। इससे प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो भी बढ़ता है, नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होती है और प्रति व्यक्ति इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से संबंधित रहते हुए ये काम हो रहा है। फिर ये कहेंगे यदि किसी देश में विकास की दर तेज होती है तो वहाँ गरीबी तेजी से कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि विकास की दर धीमी होती है तो गरीबी भी धीरे धीरे कम होती है। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि जनसंख्या में भारी परिवर्तन ना हो, कंडीशन जरूरी है। जनसंख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन
हो रहा है तो फिर अपन वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे जो जरूर थे। आई बात समझ में? इसलिए गरीबी और विकास के पैमाने को कई प्रकार के परिस्थितियों पर अकॉर्डिंग ये माना जाता है। कई प्रकार के विश्व इसके जो इंडेक्स होती हैं, विश्व विकास सूचकांक होते हैं या संकेतांक होते हैं, वो भी स्पष्ट करते रहते हैं। अब हम स्पष्ट करते हैं कि गरीबी या निर्धनता का दुष्चक्र क्या है। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र देखिए, अब ये समस्या किसी विकसित राष्ट्र की नहीं है, ये अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र की एक समस्या पाई जाती है। तो देखिए, निर्धन कभी भी शॉर्ट नोट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अल्प विकसित, अर्धविकसित देशों में एक विशेषता पाई जाती है कि वहाँ गरीबी का दुष्चक्र हमेशा चलता रहता है। ध्यान रखना, विकसित देश भूले से भी मत लिखना और मत समझना। सिर्फ तीसरी दुनिया के देश जो अल्प विकसित हैं और अर्ध विकसित हैं, वहाँ की ये विशेषता है कि वहाँ गरीबी का दुष्चक्र हमेशा चलता रहता है। ठीक है, अब एक थे रैगनर नरकृष्ण ने, उन्होंने पुस्तक लिखी थी कि प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। उसमें लिखा है कि इन देशों में शक्तियों का ऐसा चक्राकार नक्षत्र मंडल होता है कि वह एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है, जिससे एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है। गरीब है वो गरीबी में बना रहता है। मतलब जब एक निर्धन देश के पास पर्याप्त भोजन का अभाव रहता है तो वहाँ के लोग भूखे रहते हैं, जिससे उनका शरीर क्या होता है, कमजोर रहता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता भी निम्न रहती है। फलतः उनको कम पारितोषिक मिलता है, अर्थात उनको जो उनको वेतन होता है या जो उनको पारिश्रमिक होता है वो कम मिलता है, जिससे वो निर्धन ही बने रहते हैं। इस प्रकार का चक्र बराबर चलता रहता है। इस संदर्भ में एक देश के लिए कहा जा सकता है कि ये एक देश गरीब है क्योंकि यहाँ वह गरीब ही निवास करते हैं। यही बात समझ में? मतलब एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि कोई भी गरीब देश है, अब गरीब देश हैं तो वो गरीबी की वजह से वो पर्याप्त भोजन भी नहीं अपने नागरिकों को दे पाता है, तो लोग भूखे रहते हैं। अब भूखे रहते हैं तो उनका शरीर भी कमजोर होता है, उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यशैली पर भी इफेक्ट पड़ता है। फलस्वरूप हर चीज़ कमजोर है तो उनको मेहनत भी कम मिलती है, जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं और वो गरीब के गरीब बने रहते हैं। इस प्रकार ये चक्र है वो आगे बढ़ नहीं पाता, अंदर अंदर घूमता रहता है, यानी गरीबी के चारों ओर पूरा चक्कर चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ये देश गरीब है तो वो अनवरत रूप से गरीबी बना रहता है। और प्रश्न ये उठता है कि गरीबी का दुष्चक्र क्यों चलता है। तो अगर इसका उत्तर ढूंढें तो कहेंगे कि अल्पविकसित देशों में साधन और पूंजी का हमेशा अभाव रहता है। क्या रहता है? साधन और पूंजी हमेशा अभाव रहता है, उनके पास होती नहीं है, और जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता है वो बिल्कुल न्यूनतम रहती है, कम रहती है, जिसके फलस्वरूप उन देशों में जो वास्तविक आय होती है वो बहुत कम होती है। अतः बचत और मांग भी निम्न होती है, जिससे विनियोग दर कम रहती है। अतः साधनों का उचित विदोहन भी नहीं होता है। इस प्रकार उत्पादन न बढ़ने से न तो उत्पादकता बढ़ती है और न ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। इस कारण ये गरीबी का दुष्चक्र या कुचक्र के वो चलता रहता है कंटिन्यू। आई बात समझ? अब अगर बात करें कि ये जो गरीबी का दुष्चक्र है इसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, किसी को मतलब यूँ बताएं कि जैसे नरकसे हैं, किंडलबर्ग हैं, रोडन है, उसमें सब ने अपने अलग अलग मत विस्तार से दिए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ज़्यादा क्लियर करूँगा।